सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट और इमर्जिंग कंसेप्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसको इस सेशन के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बहुत ध्यान से जो भी डिस्कशन है उसको आपको नोट डाउन करना है। इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इंसुला है। ठीक है, देखो ये जितने भी इमर्जिंग कंसेप्ट है, टॉपिक्स हैं, ये न्यूज़पेपर के अंदर ही आए हैं। और जिस तरीके से आज के टाइम पे यूपीएससी का जो लेवल बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो आपके लिए फ्रेम हो रहा है, तो आपको अपने आप को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। और जो है पूरे जो भी डिस्कशन होते हैं, इससे पहले भी काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपके मौजूद हैं, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो लेक्चर्स हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टॉपिक है इंसुला। इंसुला क्या है, ये अभी न्यूज़ में भी था। इंसुला जो है, जैसे अगर आप ब्रेन की बात करें, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द ब्रेन, तो इंसुला बेसिकली ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है। जैसे इसमें ये सारा पार्ट इंक्लूडेड होता है, बट आपको बस इतना याद रखना है कि इंसुला रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है। सो इंसुला जैसे ब्रेन का ये हिस्सा है जिसमें शॉर्ट गायरी, सेंट्रल सल्कस, लाइमेन, लॉन्ग गायरी, सर्कुलर सल्कस ये है। अब इसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसका कौन हिस्सा होता है, ये हमें नहीं जानना है। ये एक ब्रेन का हिस्सा, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बहुत सारे ब्रेन के फंक्शंस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, लाइक सेंसेशंस से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड कई सारे जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म आपके किए जाते हैं बाय द इंसुला। इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें न्यूज़ में, दैट इज़ डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये एक है, ये भी ब्रेन का हिस्सा है, और ये भी एक ब्रेन का हिस्सा है। और ये जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जैसे आप प्लानिंग करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो, जो भी सोचने समझने की शक्ति होती है, तो उसमें इस हिस्से का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसमें कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं बनेगा, बट हाँ प्रीलिम्स कंटेक्स्ट में हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि इंसुला क्या है और साथ में द डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्या है। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, दैट इज एम्ब्रोसिया बीटल फंगस थ्रेट टू रबर प्लांटेशन। ये केरला में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। केरला के अंदर अगर बात किया जाए तो केरला में क्या है कि बीटल एक कीड़ा सा होता है, उसके अंदर एक फंगस मौजूद होता है, उसके ऊपरी हिस्से में फंगस मौजूद होता है। और केरला में मौजूद जितने भी ये प्लांट्स हैं, रबर के जो प्लांट्स हैं, उनको इन्फेक्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा इन्फेक्ट किया जा रहा है, इस कीड़े के द्वारा जिसमें फंगस मौजूद है। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है, इस वजह से इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या है। तो देखो पहला ये जो प्रॉब्लम है ये आइडेंटिफाई की गई है केरला के रबर ट्री में, ये प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई की गई है। एंड काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं, बिकॉज ऑफ द अटैक, ये कीड़े से जो अटैक हो रहा है प्लांट के अंदर, तो उससे उनकी मृत्यु भी हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये कीड़े का नाम क्या है, दैट इज़ एम्ब्रोसिया बीटल। एम्ब्रोसिया बीटल नाम है, और इसको साइंटिफिकली बोलते हैं, ये भी आपको नाम याद रखना है, दैट इज़ यू लैप्टियस पैरेलुलस नाम है इसका। हिंदी में आप देख सकते हो, ट्रांसलेशन भी है सेशन में। तो यहाँ पे देखो ये जो बीटल है ना, ये जो कीड़ा है, अब इस कीड़े में दो ये फंगस मौजूद होते हैं। एक का नाम फ्यूसेरियम एम्ब्रोसिया है और दूसरे का नाम फ्यूसेरियम सोलानिया है। तो जैसे ये पूरा कीड़ा है, इसमें फंगस मौजूद है और ये प्लांट है। अब होता क्या है कि ये प्लांट के अंदर ऐसा ऐसा इसको ऐसा एक टनल टाइप बना देता, प्लांट के अंदर मतलब छेद सा करेंगे, उसके अंदर कीड़ा जाएगा, और कीड़ा जाने के बाद क्या करेगा, उस फंगस से प्लांट को इन्फेक्ट कराता है। जैसे मान लो अंदर ऐसा एक छेद सा कर दिया प्लांट में, अंदर कीड़ा गया, फिर वो हिस्सा ये ऐसा क्लोज हो जाता है, और ये फंगस जो होती हैं वो प्लांट को अंदर अंदर इन्फेक्ट कर देती है। अब अंदर अंदर इन्फेक्ट करने से क्या होगा कि पहली चीज़ तो एक ये ध्यान में रखना है कि प्लांट में एक हिस्सा मौजूद होता है जिसे जाइलम बोलते हैं। जाइलम प्लांट का वो पार्ट है जिसे वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, जो कि प्लांट में प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके होंगे, फॉर एग्जांपल जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स आपके होंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं, मतलब जो वाटर सप्लाई होता है प्लांट के अंदर, तो जैसे पानी, जो प्लांट है उसकी जड़ें पानी में है और पानी जो है प्लांट तक पहुंच रहा है। तो जितने भी ये प्लांट्स आपके मौजूद होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर उस पूरे पानी और पानी में जो मौजूद आपके मिनरल्स और ये सब हैं, इनको प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम इस जाइलम का ही होता है। अब जाइलम कोई क्या करता है कि ये फंगस डायरेक्टली इसको इन्फेक्ट करती हैं और इसे ख़त्म करती हैं। अब इससे क्या है कि प्लांट में पानी का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और फिर प्लांट सूख जाएगा और मर जाएगा। अब क्या है कि जैसे जो केरला है, केरला में एक बड़ी प्रॉब्लम ये अराइज हुई है बिकॉज ऑफ दिस फंजाई। और ख़ास बात इस मतलब ये जो बीटल और फंजाई का एक जो ये रिश्ता है और जिससे ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, ख़ास बात इसकी क्या है कि इस पर आप कोई ज़्यादा दवा भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के अंदर चला जाता है। अगर दवा ऊपर से आप अप्लाई करो, कोई स्प्रे करोगे, तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो चीज़ अंदर रीच नहीं कर सकती है।
ऊपरी हिस्से में अगर मौजूद होता तो कीड़ा मर जाता, फंगस मर जाता, आप कोई केमिकल यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो प्लांट है, प्लांट जो अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करके फिर वो ऐसा क्लोज सा कर लेता है और अंदर ही अंदर इन्फेक्ट करता रहता है। तो ये बहुत बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये ऐसा बीटल है और इसमें ऐसा फंगस सा जो है लगा रहता है। तो इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस का ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनता है। तो एक तो ये डैमेज, रबर ट्री डैमेज होगा, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस हैं, इन्फेक्शन जो है जाइलम वेसल्स जो हैं वो आपका ब्लॉक कर देता है। इट लाइक इन्फेक्शंस ब्लॉक द जाइलम जो वेसल्स है उसको ये ब्लॉक कर देता है। अगर इस पर ट्रीटमेंट हम करते भी हैं, लाइक बीटल को आप ट्रैप कर सकते हो, इन्फेक्टेड पार्ट को आप रिमूव कर सकते हो, यही सब चीज़ें हैं। लेकिन ये जो आपके जो ये बीटल है, इसके कई ऐसी स्पीसीज़ हैं डायरेक्टली प्लांट को काफ़ी हद तक ये इफेक्ट कर सकते हैं। और देखो क्या है कि ये सिर्फ जो रबर ट्री है उसके अलावा कैशू टीक है, कोकोनट है, कॉफ़ी है, मैंगो है, इन ट्रीज़ को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकती है। सो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से केरला के रीजन में। केरला में देखो क्या है कि केरला में बहुत भारत के अंदर जो भी 90% जो हमारे यहाँ रबर का प्रोडक्शन होता है वो केरला में ही होता है। और इंडिया 6th नंबर है ग्लोबली में, मतलब हम काफ़ी सारा जो है रबर प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब ये जो फंजाई है प्लस ये बीटल है, ये क्या है कि प्लांट को भी अफेक्ट कर सकता है, प्लस धीरे धीरे ह्यूमंस, फ्रॉग, स्पाइडर, कई सारे जीवों को भी अफेक्ट कर सकता है। लेकिन इस केस स्पेसिफिक इस केस की बात किया जाए तो ये केरला के रबर प्लांट को अफेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट कर रहा है। और साथ में 90% जो केरला के अंदर जो भी प्रोडक्शन 90% के आसपास हमारे देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन आपका हो रहा है रबर का, वो केरला से ही होता है। तो केरला में प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, इससे हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी अफेक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड चला जाएगा। एंड दैट इज़ अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। दूसरे देश भी देखो क्या करेंगे, दूसरे देश एक मेज़र अपनाते हैं जिसे बोलते हैं फाइटो सैनिटरी मेज़र। अब ये जो फाइटो सैनिटरी मेज़र है, इसमें क्या होता है कि सर्टन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं। सर्टन सेट ऑफ जो स्टैंडर्ड्स आपके सेट किए जाएंगे, ठीक है, सर्टन सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि देखो आपके प्लांट के अंदर ये फंजाई है, ये कीड़ा है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि ऐसे हमारा एक्सपोर्ट बहुत हद तक अफेक्ट कर जाएगा, जो कि अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि लेने को तैयार नहीं होंगे तो हम एक्सपोर्ट किसको करेंगे। तो ये फाइटोसैनिटरी मेजर्स कहलाते हैं कि वो अपने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स खासतौर से एग्रीकल्चर कमोडिटी के कंटेक्स्ट में हाईलाइट कर देते हैं। और उसमें ये जो भी आपके स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं दैट आर विद इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स के अंदर जो है वो होते हैं। तो आप ये देखो कि कीड़ा और फंजाई कितना अधिक, ये कितने लेवल पे इवन हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, रबर का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उसको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू द एम्ब्रोसिया बीटल यूप्लैटिपस पैरेलिलस की अगर बात करें, इसके कुछ टर्म्स है। इट इज़ एन इन्वेसिव स्पीसीज ओरिजिनली नेटिव टू द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। इट डायरेक्टली फीड्स ऑन द वुड ऑफ द रबर ट्री. It has mutualistic relationship with certain fungi which it carries and cultivates inside the tree. करेक्ट आपका क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आपका क्या है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपके सही हैं, सेकंड इनकरेक्ट है। सो इट डायरेक्टली फीड ऑन द वुड ऑफ द रबर ट्री, ये गलत बात है। इस पर मतलब जनरली ये जो बीटल कीड़ा उस पर फीड नहीं करता, फंजाई फीड कर लेती है। एक तो ये है। दूसरा ये जो आपकी स्पीसीज़ है ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका की नेटिव है, ठीक है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है कुछ फंजाई से इस बीटल का, बिल्कुल अभी हमने देखा दो जो फंजाई है उसके साथ इसका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, मतलब साथ में एक दूसरे का एक सपोर्ट सा उनका रहता है। तो यह सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और थर्ड आपका सही है। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया आर नोन टू वनरेबल टू एम्ब्रोसिया बीटल इन्फेस्टेशन से। तो ये सारे हिस्से हैं, मतलब ये सारे इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं, चाहे कैश्यू हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोकोनट हो गया, टी हो गया। तो ये सारे जो है इससे आपका इन्फेक्ट जो है वो आपके हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आपसे ज़रूर से जुड़ें। आप जीएस प्लस ऑप्शनल जो सब्सक्रिप्शन है वो आप ले सकते हैं। यूज़ द कोड SPLIV, इस कोड का यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल प्रेजेंटेड बाय मी, ऑलरेडी लाइव क्लासेस उसकी चल रही हैं, तो आप अनअकैडमी से जुड़ के हिस्सा बन सकते हैं। प्लस जीएस प्लस ऑप्शनल क्या लेते हैं तो सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट और ऑप्शनल सारे जो है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका है दैट इज़ वेयर इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। एक ये टॉपिक आपके लिए आता है, वेयर इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का सेंटर कहाँ, इस पर एक रिसर्च चाहिए। मतलब हम लोग का जो बिलीफ है ना कि एक पहले एक पॉइंट था, उस पर बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और फिर उस पर सारे जितना भी हिस्सा है जो है वो अलग अलग जगह पे मूव करता है, ये हम मानते हैं।
मतलब जिसे हम एक बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, वी कॉल इट एज बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी सिंगुलैरिटी के प्रिंसिपल पे है कि एक पॉइंट था, उस पॉइंट में क्या है, एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और फिर चीज़ें ऐसा अगल मतलब तेज़ी से मूव करने लगी। पॉइंट क्या है कि क्या यूनिवर्स की कोई सेंटर, लेफ्ट राइट ऐसा कुछ है? तो यहाँ पे अभी स्टडी कहती है कि यूनिवर्स का ना कोई सेंटर है, टॉप बॉटम या मिडिल पार्ट नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या बोला गया कि यूनिवर्स का हर एक हिस्सा एक्सपैंड कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे आप एक कमरे में बैठे हो और आपको पता है कि आप जिधर बैठे हो तो आपको पता है कि क्योंकि चीज़ें स्टेबल हैं, तो आपको पता है कि मेरे साइड में ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। लेकिन आज मतलब अगर आप यूनिवर्स ओवरऑल देखेंगे तो यूनिवर्स क्या है कि यूनिफॉर्मली हर चीज़ जो है वो एक्सपैंड कर रही है। यूनिफॉर्मली इफ़ यू टॉक अबाउट, तो हर चीज़ एक्सपैंड कर रही है। मतलब किसी चीज़ को अगर आप 3D फॉर्म में इमेजिन करते हैं, आपको पता है कि ये कमरा है और इसमें मैं सेंटर पे हूँ, तो मेरे इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। बट यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसा फिक्स नहीं है, वो हर चीज़ जो है एक्सपैंड कर रही है सारे डायरेक्शन में। इस वजह से वी कैनॉट से कि ये वाला हिस्सा सेंटर है, ये लेफ्ट है या फिर राइट है। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या यूनिवर्स के कोई सेंटर लेफ्ट राइट है, बॉटम ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा कुछ भी ये नहीं है। तो यूनिवर्स इज़ नॉट एक्सपेंडिंग इनटू समथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बड़ी चीज़ है उसके अंदर यूनिवर्स है और फिर जो है एक्सपेंशन जो है वो आपका हो रहा है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स ही एक मौजूद है और हर एक हिस्सा उसका जो है एक्सपैंड कर रहा है। ये रिसर्च जो है कह रही। तो इसलिए कहा गया कि भले हम इंसान जो है मानते हैं कि ठीक है इस चीज़ हो सकता है सेंटर हो, क्योंकि हम 3D फॉर्म में इमेजिन करते हैं, बट इन केस ऑफ यूनिवर्स ना उसका सेंटर लेफ्ट राइट बॉटम ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा बनेगा इसमें। द यूनिवर्स हैज़ अ फिक्स्ड सेंटर फ्रॉम विच एवरीथिंग इज एक्सपेंडिंग। द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज ऑकरिंग यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। द अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि यहाँ पे यूनिवर्स हैज़ अ फिक्स्ड सेंटर, तो गलत बात है। अर्थ इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट आपका सेकंड सही हो गया। द आइडिया दैट अ यूनिवर्स लुक द सेम इन ऑल डायरेक्शन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ये किससे आपका रिलेटेड है? इसे हम कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है, द यूनिवर्स एक समान लगता है सारे डायरेक्शन से। इस प्रिंसिपल को कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट भी जो है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी एक कंसेप्ट न्यूज़ में है। तो प्लियोट्रॉपी क्या है? ये एक ऐसा जेनेटिक फेनोमेना है। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म जिसके जान है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की आप बात करें, तो उसका हर चीज़ जीन पर निर्भर करता है। लाइक अगर मतलब जीन है, वो जीन ही उसकी हाइट को, जीन ही उसके कलर को, जीन ही उसके हर एस्पेक्ट, जैसा आपका स्किन कैसा है, हाँ, बाल कैसे हैं, हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा, हाथ कैसा है, सब कुछ किस पे निर्भर करता है? जीन को। तो जीन पे ही कई फंक्शंस और ट्रेट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं। ऐसी स्थिति जब वन जीन या आप कह सकते हैं एक जो जीन हो मल्टीपल ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करे, मतलब एक ही जीन से मल्टीपल चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, वो डिफाइन करती हैं, तो उस ये जो फिनोमेना इसको हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। तो पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक सिंगल जो जीन है, दिस सिंगल जीन और जेनेटिक वेरिएंट इट इन्फ्लुएंस मल्टीपल ट्रेट्स, बहुत सारे ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ये करता है। मल्टीपल ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ऑर्गेनिज्म का, उसको ये इन्फ्लुएंस करता है। तो उसे हम प्लियोट्रॉपी शब्द उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन। ये क्या है बेसिकली, इसको डिस्कस कर लेते हैं। साइंस एंड टेक का ये भी एक टॉपिक आपके लिए बनता है। तो फर्स्ट स्टेप इन प्लैनेट फॉर्मेशन, तो इस पर अभी स्टडी हुई है कि मतलब ऐसा प्लैनेट कैसे फॉर्म होता है। सो व्हेन रॉकी प्लैनेट्स लाइक अर्थ फॉर्म। इसमें देखो क्या कहा गया कि जैसे अर्थ जैसे प्लैनेट फॉर्म कैसे हुए, तो इस पर रिसर्च क्या है। पहले कहा गया कि कोई यंग सोलर सिस्टम है। यंग सोलर सिस्टम का मतलब वो जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, एक सूरज है, कई सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो जो यंग सोलर सिस्टम आपका है, तो यंग सोलर सिस्टम में मौजूद जो डस्ट है वो क्या करती है, हीट करती है, गर्म होती है, गर्म के बाद वेपराइज होती है, फिर कूल डाउन होती है। कूल डाउन होने के बाद एक तरीके के पार्टिकल्स या मिनरल्स बनाते हैं जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टरी मिनरल्स। क्या समझना है कि यंग सोलर सिस्टम है, उसमें मौजूद जो डस्ट है वो हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद जो है वो वेपराइज करेगी और फिर वो कूल डाउन करेगा। तो ये जो कूलिंग एस्पेक्ट है, अगर आप देखोगे कूल होने के बाद ये रिफ्रैक्टरी मिनरल्स बनते हैं। रिफ्रैक्टरी मिनरल्स ऐसे हैं कि जिन पर हीट का असर नहीं पड़ता है। तो ये जो मिनरल्स है यही कंबाइन करके फिर कोई भी रॉकेट स्ट्रक्चर या उसको बनाते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि अभी जो स्टडी की गई है हॉब्स 315, एक सोलर सिस्टम है, इसको स्टडी किया गया है ओरियन कॉन्स्टेलेशन के अंदर। कॉन्स्टेलेशन मतलब
बहुत सारे स्टार मिलके कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। तो ये जो कॉन्स्टलेशन है इसको मिलकर कॉन्स्टलेशन है उसमें मौजूद होप्स 315 जो सोलर सिस्टम है वो आपका इस सोलर सिस्टम को स्टडी भी किया गया है। अब देखो कहा गया कि एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क होती है। प्रोटोप्लैनेटरी जो एक डिस्क का सा है, इसके अंदर आपका क्या मौजूद है, गैस और डस्ट जो है वो मौजूद है। यही डस्ट जो है हीटअप होगी, हीटअप होने के बाद वेपर बनेगा, कूल डाउन करेगी और रिफ्रैक्टिव मिनरल्स बनेंगे। तो ऐसा कई ऐसे मिनरल्स बनेंगे, फिर ये क्रिस्टलाइज करेंगे, ऐसे करके कई सारे पार्टिकल मिलके ऐसा रॉक सा बनाएंगे, फिर ऐसा खूब सारे मिलके बड़ा सा एक रॉकी स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि थ्योरी कहती है। और इसमें मौजूद जो गैस है वो इसका एटमॉस्फेयर बनाएगी। मतलब यही जो मिनरल्स है ये सारे मिलके क्या करेंगे, रॉक्स टाइप क्रिस्टलाइज करेंगे, बहुत सारी रॉक्स और इस टाइप का मिलके खूब बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा। और जो गैसेस मौजूद हैं दे विल क्रिएट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हाईलाइट किया गया। तो इसमें कुछ फाइंडिंग्स भी हैं। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो गैस है इट ऑब्जर्व 470 kg अलॉन्ग विथ क्रिस्टलाइन सिलिकेट। मतलब ये काफ़ी चीज़ें जो ऑब्जर्व की गई, और जो भी ये फाइनल क्रिस्टल्स बनते हैं जिसे हम रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल्स बोलते हैं, उसमें कई चीज़ें मौजूद हैं, जैसे फॉस्टराइट है, एंस्टटाइट है, सिलिका है, ऐसे कई प्रकार के जो क्रिस्टल्स हैं वो मौजूद आपके रहते हैं। तो ये आपको याद रखना कि रिसेंटली ये जो क्रिस्टल्स न्यूज़, मतलब ये जो मिनरल्स न्यूज़ में थे ये क्या हैं, तो ये अर्थ को बनाने वाले या दूसरे जो प्लानिटरी रॉकी स्ट्रक्चर है उसको बनाने वाले जो ये क्रिस्टल्स बन रहे हैं उसमें ये मौजूद ये मिनरल्स हैं, एक तरीके के जो है ये मिनरल्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। दो क्वेश्चन देखो कैसा बनेगा। विथ रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिफ्रैक्टरी मिनरल्स आर फर्स्ट टू crystallize from vaporized dust in a young solar system. Protoplanetary disks are spherical cloud of gas and dust surrounding newborn stars. The condensation of the rock vapor into solid crystals marks the earliest steps in the rocky planet formation. ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इसमें सही है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड आपका गलत है। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क जो है स्फेरिकल क्लाउड ऑफ गस्ट एंड यहाँ पे ये जो है ये आपके फ्लैट एंड डिस्क स्फेरिकल नहीं है, मतलब ये स्फेरिकल शेप नहीं है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होप 315 सिस्टम रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज इट प्रोवाइडेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल एविडेंस ऑफ रॉक वेपर क्रिस्टलाइंग इनटू द सॉलिड। ये प्रोवाइड करता है पहला ऑब्जर्वेशनल एविडेंस ऑफ रॉक वेपर क्रिस्टलाइजिंग द सॉलिड। तो इससे ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन भी काफ़ी न्यूज़ में है। रीजनरेटिव, देखो रीजनरेटिव का मतलब है कोई चीज़ कुछ खराबी उसमें आ गई है, अब दोबारा वो एकदम से रीजनरेट हो रहा है, रिवैम्प कर रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारे शरीर में मौजूद दो सेल्स हैं, सेल्स मिलके जो टिश्यूज़ होते हैं और टिश्यूज़ मिलके कई ऑर्गन्स बनते हैं। तो इनमें क्या होता है, अगर इनमें कोई दिक्कत हो जाए, ख़राब हो जाए या है ना, तो उनको दोबारा से रिपेयर करना या रिस्टोर करना उनका नॉर्मल फंक्शंस, उसको हम वो जिस मेडिकल मेथड से किया जाता है वो रीजनरेटिव मेडिसिन उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अ मेडिसिन दैट फोकसेस ऑन रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग और रीजनरेटिंग ह्यूमन सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन। इसमें कई चीज़ें आती हैं जो रीजनरेटिव मेडिसिन में टेक्निक में यूज़ होती है, जैसे स्टेम सेल्स थेरेपी होती है। स्टेम सेल्स में ये जो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करके नए ऑर्गन्स बना सकते हैं। तो जैसे मान लो कोई जो ख़राब होता है ऑर्गन या कोई रिपेयर करने की ज़रूरत है, इन स्टेम सेल के माध्यम से नए जो सेल्स जनरेट होते हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लो कि बोन मैरो है जिनमें ये स्टेम सेल्स आपके, जैसे बोन मैरो है ये भी एक हिस्सा होता है जिसमें ये जो स्टेम सेल्स होते हैं वो मौजूद होता है। तो ये जो स्टेम सेल्स हैं इनका यूज़ करके ब्लड कैंसर जैसे बीमारी से लड़ा जा सकता है या उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही टिश्यू को बनाया जा सकता है लैब के अंदर, मतलब जैसे जो सेल्स हैं उन्हीं सेल्स को कंबाइन करके टिश्यूज़ बनते हैं। तो इन टिश्यूज़ या कोशिकाओं को भी बनाया जा सकता है लैब में, उसे हम टिश्यू इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो इसको जो बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल होता है, ऐसा जो मटेरियल है वो बनता है जिसे हम स्कैफोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्डिंग्स आपको याद रखना है। मतलब ये मटेरियल बनेगा, जैसे सपोज करो कि कोई इंसान है स्किन में दिक्कत आ गई तो उसकी स्किन को रिप्लेस किया जा सकता है, उसके लिए लैब में स्किन बन सकती है और उस स्किन को फिर इंसान के शरीर में यूज़ किया जा सकता है। तो ये तरीका टिश्यू इंजीनियरिंग बोलते हैं। मान लो कोई जीन काम नहीं कर रही तो उस जीन को रिमूव किया जा सकता है बाय यूजिंग द CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। ये भी रीजनरेटिव मेडिसिन का ही हिस्सा है। ऐसे ही आप कई ऐसे जैसे 3D बायो प्रिंटिंग के माध्यम से जिसमें नए ऑर्गन्स क्रिएट किए जा सकते हैं या प्रिंट किए जा सकते हैं। प्रिंट मतलब 3D फॉर्म में चीज़ों को
प्रेजेंट करना, प्रिंट करके 3D फॉर्म में। तो बट यहाँ पे क्या है कि आप एक बायो मटेरियल बना रहे हो, मतलब यहाँ पे आप ऑर्गन्स और ऐसा जिसमें जान है उसको आप डेवलप कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे बायो प्रिंटिंग बोला गया। इवन 3D प्रिंटिंग से आप घर तक बना सकते हो, बट वो हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होती है। तो 3D बायो प्रिंटिंग से नए जो किडनी और हार्ट वॉल्व्स और इनको बनाया जा सकता है, बट इस पर भी अभी रिसर्च हो रही है, ऐसा सक्सेसफुल अभी नहीं है। फिर आपके क्या है कि दूसरे जीव, जैसे मान लो पिग्स हैं, पिग का जो हार्ट होता है वो बहुत क्लोज होता है, सिमिलर टू द हार्ट ऑफ ह्यूमंस। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि पिग का जो हार्ट है है ना, उसको, उसमें दिक्कत सबसे बड़ी बात ये है कि उसको जब हम शरीर में इंसानी डाला जाता है तो इंसानी शरीर उसको फ़ॉरेन मानता है, और इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर हमला करके उसे ख़त्म कर देता है। इस चीज़ पर रिसर्च हो रही है कि हम हमारा शरीर पिग्स के हार्ट को एक्सेप्ट करें। तो इसमें मौजूद जो वायरस या दूसरी ऐसी चीज़ें जिससे हमारा शरीर उसे अलग मानता है, तो उसको कैसे सप्रेस किया जाए, इसके लिए रिसर्च चल रही है। जब एक स्पीसीज़ में दूसरे स्पीसीज से कोई ऑर्गन डाला जाता है तो उसे हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक और टॉपिक आता है जिसे साइबॉर्ग बोलते हैं। साइबॉर्ग क्या है, जैसे ये आप ये देखो, ये एक इंसान है, इंसान में कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी ऐड ऑन कर दिया, तो मतलब आधा ये इंसान है, दूसरा इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे दिया। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उस पर आप कुछ जो है, मतलब इसमें आपके दो शब्द हैं, एक तो साइबॉर्ग देखो तो ऑर्ग मतलब ऑर्गेनिज्म भी है, मतलब उसको पूरे तरीके से ऐसा नहीं कि वो जीवित नहीं है, और साथ में इसमें साइबरनेटिक्स है, मतलब इसमें साथ में आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डाल दिया। जैसे मान लो कॉकरोच है, कॉकरोच के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी डाल दिया, और आज के समय में उस कॉकरोच को फिर सर्विलियंस और दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे साइबॉर्ग बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ऑर्गेनिज्म भी है, मतलब इसका ये इंसानी शरीर भी है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ये सब भी इसमें एडेड है, ठीक है। तो ऑल दो ये अभी रिसर्च चल रही है, इंसानों पे ऐसा नहीं हुआ, बट जीवों के अंदर ये किया जा रहा है। ऑल दो इंसान के ब्रेन के अंदर भी हम ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिवाइसेस बना रहे हैं, मेडिकल फील्ड में प्रोस्थेटिक और कुछ ऐसे बना रहे हैं, कान और ब्रेन इम्प्लांट, इस सब पे भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो ये कई है, साइबॉर्ग का एक इस्तेमाल जो है वो आपका किया जा रहा है, ठीक है। एक और टर्म है सोर्स कोड। क्या होता है? सोर्स कोड होता है सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसका सोर्स कोड होता है, मतलब उन सोर्स कोड के वो सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, वही कोडिंग है, उसी बेसिस पर सॉफ्टवेयर काम करेगा। तो ये जो सोर्स कोड है अगर किसी के पास आ गया तो वैसा ही सॉफ्टवेयर वो बना सकता है। तो अभी जैसे इंडिया यूके के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसमें ये कहा गया कि ऐसा सोर्स कोड शेयर करने की जरूरत नहीं है। एक और टॉपिक आता है आपका जिसे ड्रैगन टीथ बोलते हैं। सो जो ड्रैगन टीथ है ये न्यूज़ में तो आप देखोगे तो ये ड्रैगन टीथ क्या है, एंटी टैंक फोर्टिफिकेशन है, ऐसा बड़ा सा बना दिया जाता है, ऐसा बड़ा बड़ा, तो कोई भी टैंक आता है तो आगे नहीं बढ़ पाता है, फिर वो यहाँ पे स्टक कर जाता है, फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये अभी यूक्रेन और रशिया युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें, यहाँ पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, GS प्लस ऑप्शनल कंबाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कोड याद रखना SPLIV, ये कोड यूज़ करके जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट में आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवरेज, GS CSET टेस्ट सीरीज़, ऑल बैचेस कोर्सेज, मेन टेस्ट सीरीज़, हर चीज़ जो है वो इंक्लूडेड आपकी रहेगी। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें और आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।